हे एवरीवन। सो ये हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती थी उसके अंदर हमारा मेल जर्म सेल और हमारे सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते थे। मेल जर्म सेल को हम एक और नाम से जानते थे स्पर्मेटोगोनिया। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इससे स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक बार अपने 11th क्लास का लास्ट चैप्टर रिवाइज कर लो। अगर वो रिवीजन नहीं है तो यहाँ पर एक क्विक रिकैप लेते हैं उस चैप्टर का। अच्छा, उस चैप्टर में क्या था, जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था हमारा ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होती है। अच्छा, जो हाइपोथैलेमस थी इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती थी। हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करा करती थी जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करा करते थे, और उन्हीं से एक्टिवेट होने के बाद हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करा करती थी। अच्छा, हाइपोथैलेमस जो थी हमारी वो एक हार्मोन रिलीज़ करती थी जिसका नाम था गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सो उसके बाद क्या होता था, जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ करवाने वाला हार्मोन, जैसे ही ये सिग्नल भेजता था तुरंत पिट्यूटरी ग्लैंड गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ कर देती थी। गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ करवाने वाले हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ करवाती थी। अच्छा, हमारे गोनाडोट्रोफिन जो होते थे वो दो हार्मोन्स को हम लोग कंबाइनली बोलते थे, और वो दो हार्मोन्स थे हमारे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH और दूसरा हमारा FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अच्छा, इतना आपको 11th का समझना ज़रूरी था। अब आगे वीडियो में मैं एक बात को काफ़ी बार रिपीट करूँगा ताकि वो फ्लो चार्ट जो आगे बनेगा वो आपको अच्छे से याद रहे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फ्लो चार्ट को। अच्छा, सबसे पहले हमारा ब्रेन होता है। हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। अब थोड़ी देर में क्या होगा, स्क्रीन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो इस बात को है ना ध्यान से सुनते रहना और फोकस रहना। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ करवाने वाला हार्मोन। इसको अगर आप ये कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो आप एक और नाम से याद रख लो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। सो अब क्या होगा, हमारा ब्रेन था, ब्रेन में हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज़ करा। अब क्या होगा, ये बचपन से रिलीज़ होता रहता है, तो बचपन से इसका लेवल जो होगा हमारी बॉडी के अंदर वो 11 या 12 साल की एज के आसपास, 11 से 13 साल की एज के आसपास काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब हमारी प्यूबर्टी में इसका जो लेवल होगा GnRH का वो बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा। अब क्या होगा, जब इसका लेवल बढ़ गया है तो ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देगा, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, जिसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। सो यहाँ ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा। अब क्या होगा, आपकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, वो गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ करवा देगी। अच्छा, गोनाडोट्रोफिन हमारे दो हार्मोन्स होते थे, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और दूसरा हमारा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इतनी बातों के बाद हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर चेक करना। हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था जो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस होते थे टेस्टिस के अंदर, उसके अंदर हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती थी और उसके अंदर हमारे लेडिक सेल्स भी प्रेजेंट होते थे। ये जो लेडिक सेल्स होते थे ये एंड्रोजन्स बनाया करते थे। एग्जाम्पल के लिए टेस्टोस्टेरोन बनाते थे, जो हमने पढ़ा है कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं। उसके साथ हमने ये भी डिस्कस करा था कि जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ करती थी वो दो तरह के सेल्स बनाती थी। उसके अंदर दो तरह के सेल्स होते थे जो हमने अभी ऊपर भी डिस्कस करा, मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते थे, दूसरे सर्टोली सेल जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करा करते थे। सो होगा क्या, जो आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है यह आपके लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा और उसे एक्टिवेट करवाएगा। लेडिक सेल एक्टिवेट हो गए, वो एंड्रोजन सिक्रीट करेंगे, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। अब जो ये टेस्टोस्टेरोन है ये जाकर के एक्ट करेगा आपके मेल जर्म सेल के ऊपर, स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर, और उससे स्पर्म की फॉर्मेशन करवाएगा। सो अब आगे वीडियो में देखते हैं कि ये जो आपका मेल जर्म सेल है ये स्पर्म प्रोडक्शन कैसे करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा स्पर्मेटोगोनिया। ये रहा हमारा स्पर्मेटोगोनिया। इसकी बात याद रखना कि ये डिप्लॉयड होता है, इसके अंदर दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मैं यहाँ 46 लिख रहा हूँ, 23 + 23 दो पेयर डिप्लॉयड सेल होता है। अब यहाँ पर आपको माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पता तो मैं एक ब्रीफ में आपको बताता हूँ क्या होता है। माइटोसिस डिवीजन जो हमारा होता है उसमें 1 से 2 सेल बनते हैं, और जो हमारे सेल्स की जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं, मतलब इक्विवेलेंट डिवीजन। और मियोसिस जो होता है हमारा वो 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो पहले फेज़ में क्या होगा, सेल 1 से 2 बनेंगे और जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा। और फिर मियोसिस 2 होगा उसके तुरंत बाद, उसमें क्या होगा, सेल 2 से 4 बन जाएंगे लेकिन क्रोमोसोम नंबर दूसरी बारी में सेम ही रहते हैं। अच्छा, अब इस प्रोसेस को आगे देखते हैं। हमारा स्पर्मेटोगोनिया जो होगा वो माइटोसिस डिवीजन करेगा।
माइटोसिस करके क्या होगा, 1 से 2 सेल बनेंगे और जो उनके क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेंगे, मतलब दोनों डिप्लॉयड हो जाएंगे। इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सो हमारे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और 2 सेल्स होते हैं। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारे मियोसिस डिवीजन करते हैं। सो मियोसिस में पहला फेज करेंगे सबसे पहले मियोसिस 1। उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर इनके हो जाएंगे हाफ और सेल 2 से 4 बन जाएंगे। इन्हें हम बोलते हैं हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये क्या करेंगे, ये करेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2 करने से क्या होगा, जो सेल्स थे वो 4 थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, वो सारे 2-2 में ब्रेक होते रहेंगे। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा क्योंकि मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते, तो हमारे बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटिड में मियोसिस 2 के बाद। तो ये टोटल बने हैं 8। तो एक मेल जर्म सेल टोटल 8 स्पर्मेटिड्स बनाता है। अब एक बात और याद रखो, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये कहीं से भी स्पर्म की शेप का नहीं लग रहा है। सो इसकी जो शेप है अब वो कैसे आती है ये देखते हैं। अच्छा याद करो, ऊपर हमने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का तो फीचर पढ़ा था, लेकिन ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका फंक्शन नहीं पढ़ा था। इसका फंक्शन देखते हैं। अच्छा, आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH, ये एक्ट करेगा आपके सर्टोली सेल्स के ऊपर। सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करने के बाद जो आपके सर्टोली सेल्स हैं वो कुछ फैक्टर सिक्रीट करेंगे, मतलब प्रोटीन्स को सिक्रीट करेंगे कुछ, और ये जो आपके प्रोटीन्स हैं ये आपके स्पर्मेटिड्स की जो शेप है उसको चेंज करवाएंगे। शेप चेंज होने के बाद इन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स। अच्छा, अब इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट के अंदर ये जो आपका स्पर्मेटोगोनिया था, इससे ले करके आपके स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन, इस इतने प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और आपके स्पर्मेटिड से सर्टोली सेल्स के सिक्रीशन की हेल्प से स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, तो अब आगे क्या होता है, आपके जो स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हुए हैं ये क्या करेंगे, इनके एक हेड पार्ट है एक टेल पार्ट है, तो इनका ये जो हेड पार्ट है ये अपने हेड पार्ट को सर्टोली सेल्स के अंदर डाल देंगे, सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड कर देंगे उन पार्ट्स को, हेड पार्ट को अपने, और वहाँ पर से ये लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे और उसके बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमारी बाहर आ जाएंगे। इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपके स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजोआ का सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड कर देना अपने हेड को, न्यूट्रिशन लेकर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाना, इतने प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपके कोई सजेशंस है चैनल से रिलेटेड तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और नीचे बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।